ठीक है। अच्छा, और कुछ मेडिकेशंस हैं जैसे प्रेगनेंसी सेव करने के लिए, जैसे ग्राविविनॉल इंजेक्शन दिया जाता है अक्सर यहाँ पे, पर मैंने उसके बारे में पढ़ा है कि वहाँ पे वेस्ट में वो अब डिसकंटिन्यू हो गया है काफ़ी सालों से, अभी कोई रिसेंट भी नहीं है। तो उसकी जगह पे यहाँ पे और क्यों नहीं मेडिसिन यूज़ की जाती? क्योंकि यही जो ग्राविविनॉल इंजेक्शन है ये एज आ कॉन्ट्रासेप्टिव भी यूज़ किया जाता है चाइना में। तो यहाँ पे क्यों नहीं कोई उसका अल्टरनेटिव यूज़ किया जा रहा है जैसे वेस्ट में है? और ग्राविविनॉल के मैंने सुना है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो इसके अल्टरनेटिव और जैसे साइक्लोजिस्ट पेस्ट्रीज़ हैं या फिर गैस्ट्रॉन इंजेक्शंस हैं जो बाहर वेस्ट में या यूके में यूज़ होते हैं, वो क्यों नहीं यहाँ पे अभी तक इम्प्लीमेंट हुए? अगर खुदा न खास्ता किसी खातून का मिसकैरेज हो जाए तो मिसकैरेज में ये है कि 3 तरह की शायद होती है। एक तो नेचुरली अगर वो मिसकैरी कर लें, एक होता है मेडिकेटेड, वो जिसमें वो उनको टैबलेट्स दी जाती हैं, वो फिर खा लेती हैं और वो उनका हो जाता है। और तीसरा ये है कि या फिर वो DNC करवा लें, और या फिर एक और तरीका भी है आजकल जिसमें MBA है। तो इन सब में से कौन सा बेहतर है? एशरमैन सिंड्रोम यहाँ पे अंडर डायग्नोज्ड है, या फिर वाकई में यहाँ पे नहीं होता, या फिर ख़वातीन को पता नहीं लगता कि हमारे फिर पीरियड्स मिस हो रहे हैं और किस वजह से मिस हो रहे हैं? कुछ कहते हैं कि हमें बिल्कुल ही पीरियड्स आए ही नहीं DNC के बाद, वो नहीं पता लगता है क्या इशू हुआ, या फिर उनको सिर्फ 2 दिन पीरियड्स आते हैं हाँ DNC के बाद। तो इज़ दिस रीज़न कि वो एशरमैन उनको हो चुका है, वो पता नहीं लग रहा? ठीक है। अच्छा, और कुछ मेडिकेशंस हैं जैसे प्रेगनेंसी सेव करने के लिए, जैसे ग्राविविनॉल इंजेक्शन दिया जाता है अक्सर यहाँ पे, पर मैंने उसके बारे में पढ़ा है कि वहाँ पे वेस्ट में वो अब डिसकंटिन्यू हो गया है काफ़ी सालों से, अभी कोई रिसेंट भी नहीं है। तो उसकी जगह पे यहाँ पे और क्यों नहीं मेडिसिन यूज़ की जाती? क्योंकि यही जो ग्राविविनॉल इंजेक्शन है ये एज आ कॉन्ट्रासेप्टिव भी यूज़ किया जाता है चाइना में। तो यहाँ पे क्यों नहीं कोई उसका अल्टरनेटिव यूज़ किया जा रहा है जैसे वेस्ट में है? और ग्राविविनॉल के मैंने सुना है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो इसके अल्टरनेटिव और जैसे साइक्लोजिस्ट पेस्ट्रीज़ हैं या फिर गैस्ट्रॉन इंजेक्शंस हैं जो बाहर वेस्ट में या यूके में यूज़ होते हैं, वो क्यों नहीं यहाँ पे अभी तक इम्प्लीमेंट हुए? अच्छा, ये जो हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कैप्रोएट है, जो बेसिकली इंजेक्शन ग्राविविनॉल का साल्ट है, ये बहुत शुरू से चल रहा है। और अब कहने कि जहाँ ये इंडिकेटेड होता है वहाँ, और जहाँ ये नहीं भी इंडिकेटेड होता प्रोजेस्टेरोन, आजकल ये वहाँ भी लिखा जा रहा है। बहुत सारे लोग जब प्रेगनेंसी के स्टार्ट में पेशेंट आते हैं, पहला चेकअप कराते हैं, तो स्टार्ट में ही उनको लिख दिया जाता है ग्राविविनॉल के आपने ये 4 टीके या 6 टीके लगाने हैं हर 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद। तो जो इसकी प्रोजेस्टेरोन की प्रॉपर इंडिकेशंस होती हैं वो आमतौर पे होती हैं कि अगर आपकी कोई प्री टर्म बर्थ की हिस्ट्री है, या आपकी कोई सर्वाइकल लेंथ शॉर्ट हुई है, या फिर आपको कोई थ्रेटन मिसकैरेज है, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ लिमिटेड केसेस में अगर यूज़ किया जाए तो प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी अभी वीक प्रेगनेंसी होती है और यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई होती। तो प्रोजेस्टेरोन की सपोर्ट से बहुत सारी प्रेगनेंसीज सपोर्टेड हो जाती हैं। ये हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस भी है। लेकिन इंजेक्शन ग्राविविनॉल का जुडिशियल यूज़ करना चाहिए जहाँ इंडिकेटेड है। अब वेस्ट की बात की आपने कि वेस्ट में ये ऑब्लिटरेट हो चुका हुआ है। इसकी वजह ये है कि वेस्ट अब ग्राविविनॉल के साल्ट को चेंज करके जो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा एब्जॉर्बेबल प्रोजेस्टेरोन है, यानी माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन, ये उनकी तरफ शिफ्ट हो चुके हुए हैं। माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन कहने के बिल्कुल नेचुरल प्रोजेस्टेरोन की तरह काम करता है, और ग्राविविनॉल सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है। तो नेचुरल जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जो नेचुरल हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा था उसी की तरह ही का फंक्शन करता है, बिल्कुल उसी की तरह ही एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान में इसको इसलिए यूज़ किया जा रहा है अभी तक क्योंकि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, सस्ता है, इजीली अवेलेबल है, और इंजेक्शन ख़वातीन लगवा लेती हैं। पेसरी रखना ख़वातीन के लिए मुश्किल होता है, बहुत सारी ख़वातीन हेजिटेट करती हैं पेसरी को यूज़ करने से, तो इस वजह से अभी इतना कॉमनली यूज़ नहीं किया जा रहा। नो डाउट हम प्रेस्क्राइब करते हैं, बहुत सारी ख़वातीन इसको कंप्लायंस के साथ यूज़ भी करते हैं, लेकिन डेली पेसरी रखना ख़वातीन के लिए मुश्किल हो जाता है समटाइम्स, जिसकी वजह से अभी इसका इतना कॉमनली यूज़ नहीं किया जा रहा। स्पेशली अगर वो 2 टाइम्स अ डे रखनी हो। हाँ, 2 टाइम्स अ डे ही डोज होती है, मुश्किल हो जाता है। ओके। अगर खुदा न खास्ता किसी खातून का मिसकैरेज हो जाए, तो मिसकैरेज में ये है कि 3 तरह की शायद होती है। एक तो नेचुरली अगर वो मिसकैरी कर लें, एक होता है मेडिकेटेड, वो जिसमें वो उनको टैबलेट्स दी जाती हैं, वो फिर खा लेती हैं और वो उनका हो जाता है। और तीसरा ये है कि या फिर वो DNC करवा लें, और या फिर एक और तरीका भी है आजकल जिसमें MBA है। तो इन सब में से कौन सा बेहतर है प्रोसीजर? देखिए, अगर स्टेप बाय स्टेप मैं बात करूँ, हर मेथड के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और इंडिकेशंस होती हैं कि किस स्टेज पे आपने कौन सा मेथड चूज़ करना है।
अब अगर नेचुरल मेथड की बात करें तो नेचुरल मेथड बहुत सिंपल मेथड होता है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना होता, ना मेडिसिन देनी होती है और ना ही आपने सर्जिकल इंटरवेंशन करनी होती है, और लेट द नेचर डिसाइड वाली हम स्ट्रेटजी के ऊपर चल रहे होते हैं। इसमें ये होता है कि पेशेंट को बहुत सारा वेट करना पड़ता है, अनप्रेडिक्टेबल है कि कब जाके उसका मिसकैरेज कंप्लीट होगा और यूट्रस उसकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब इसका नुकसान ये होता है कि बहुत सारी ख़वातीन को कंटिन्यूस ब्लीडिंग रहती है और इसकी वजह से उनकी HB भी ड्रॉप हो सकती है, और क्योंकि यूट्रस अगर पूरी तरह से इवैक्यूएट ना हो तो कंटिन्यूस ब्लीडिंग रहती है। तो ये एक अनप्रेडिक्टेबल मेथड है, ये सिर्फ कुछ ही केसेस में हो सकता है जिनमें हैवी ब्लीडिंग ना हो और ये शॉर्ट ड्यूरेशन का हो और जल्दी से ये ख़त्म हो जाए, ये स्पॉन्टेनियस कंप्लीट मिसकैरेज। लेकिन जब ऐसा केस नहीं होता और प्रेगनेंसी थोड़ी सी एडवांस हो जाती है और मिसकैरेज हो जाता है तो फिर हमें दूसरी इंटरवेंशंस के ऊपर जाना पड़ता है। उसमें अब DNC आ जाते हैं और MBA आ जाता है या फिर मेडिकल मैनेजमेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम टैबलेट्स देते हैं और बहुत सारी प्रेगनेंसी टैबलेट्स ही चली जाती हैं। अब जो DNC और MBA होते हैं वो हम आमतौर पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पे और सेकंड ट्राइमेस्टर के स्टार्ट में कर रहे होते हैं, और उसमें से भी आप MBA पहले करना होता है आपने, और DNC आप लेट मिसकैरेजेस भी कर सकते हैं। MBA कंपैरेटिवली क्या नहीं सेफ़ है DNC की निस्बत, लेकिन अगर कोई ट्रेंड और एक्सपर्ट गायनोकोलॉजिस्ट अगर ये प्रोसीजर कर रहे हैं तो उनके लिए दोनों प्रोसीजर्स एक तरह के हैं और एक ही तरह के कॉम्प्लिकेशन प्रोफाइल। लेकिन अगर कोई अनट्रेन कर रहा है तो इसमें फिर DNC बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है। MBA कदरे सेफ़ है इसकी निस्बत और आसान भी है, और इसमें यह है कि एनेस्थीसिया इतना नहीं रिक्वायर्ड होता, आप सिंपल लोकल एनाल्जेसिया लगा के एक मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेटर की मदद से प्रेगनेंसी को एस्पिरेट कर लेते हैं, और इसमें कोई इतना यूट्रस को भी डैमेज नहीं होता और पेशेंट की रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। पेशेंट को इतनी ब्लीडिंग भी नहीं होती और यूट्रस की जो क्रैम्पिंग पेन होती है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन DNC में पेन भी ज़्यादा होती है, एनेस्थीसिया भी देना पड़ता है, यानी पेशेंट को सीडेट करना पड़ता है हमें, और ब्लीडिंग ज़्यादा होती है इसमें, और समटाइम्स इन्फेक्शन भी हो सकती है क्योंकि हमने इंस्ट्रूमेंटेशन करनी होती है, और समटाइम्स एशरमैन सिंड्रोम भी हो सकती है। एग्जैक्टली ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। एशरमैन सिंड्रोम यहाँ पे अंडर डायग्नोज्ड है या फिर वाकई में यहाँ पे नहीं होता, या फिर ख़वातीन को पता नहीं लगता कि हमारे फिर पीरियड्स मिस हो रहे हैं और किस वजह से मिस हो रहे हैं। कुछ कहते हैं कि हमें बिल्कुल ही पीरियड्स आए ही नहीं DNC के बाद, वो नहीं पता लगता है क्या इशू हुआ, या फिर उनको सिर्फ 2 दिन पीरियड्स आते हैं हाँ DNC के बाद। तो इज़ दिस अ रीज़न कि वो एशरमैन उनको हो चुका है, वो पता नहीं लग रहा? जितनी ज़्यादा DNC पाकिस्तान में कॉमन है उतने ही ज़्यादा आपको पीरियड्स नहीं आते, क्योंकि स्कार टिश्यू ब्लीड नहीं कर सकता, बिल्कुल, वो तो एंडोमेट्रियल टिश्यू ब्लीड करता है, तो ब्लीडिंग नहीं होती इसकी वजह से। आई वाज सेइंग इज इट डिटेक्टेबल ऑन अल्ट्रासाउंड एशरमैन अगर किसी को स्कार टिश्यू हो गया है? अच्छा, एशरमैन का जब हमने डायग्नोसिस करना होता है हम सबसे पहले पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं कि आपने DNC कहाँ से कराई थी, DNC के बाद आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गई थी। अगर ये हिस्ट्री हम हिस्ट्री ले लेते हैं, हिस्ट्री सजेस्टिव है, तो उसके बाद हम पेशेंट के क्लिनिकल सिम्टम्स देखते हैं कि अगर DNC के बाद प्रेगनेंसी नहीं हुई, ब्लीडिंग नहीं हुई, पीरियड्स नहीं आए, तो भी ये इसको सजेस्ट करता है। अच्छा, तीसरे नंबर पे इसका आता है डायग्नोसिस। अल्ट्रासाउंड के ऊपर यूजुअली यूट्रस के अंदर की जो एडहेरेंस होती हैं वो नज़र नहीं आती, तो इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो है हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी में हम एक कैमरे वाला इंस्ट्रूमेंट डालते हैं वेजाइना के ज़रिए यूट्रस के अंदर, और हम यूट्रस के अंदर का सारा जो भी होता है वो कैमरे के ऊपर देख रहे होते हैं, तो हमें नज़र आ जाता है कि यूट्रस के अंदर एडहेरेंस बनी होती है और यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं वो आपस में चिपकी हुई होती हैं, तो इसी वजह से फिर ब्लीडिंग नहीं हो रही होती। तो डायग्नोज कर लेते हैं, और इसका ट्रीटमेंट भी यही है कि उसी कैमरे वाले इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए ही हम जो एडहेरेंस बनी होती हैं उनको ब्रेक कर देते हैं ताकि वो सेपरेट हो जाएं वॉल्स और फिर से कैविटी ओपन हो जाए।